Good morning, children. I, Babita Parmar, welcome you all in your own channel, Physics की आवाज़, providing you physics easy notes. So, बच्चों हम लोग जो है अब 8th लेक्चर पर पहुंच चुके हैं चैप्टर 4 के मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म. अब हम आज पढ़ने वाले हैं बायोट-सॉर्ट्स लॉ. उससे पहले थोड़ा सा जो मैंने आपको लेक्चर 1 में आइडिया दिया था उसको थोड़ा हमें फिर से एक बार रिकॉल करना पड़ेगा. उसको मैं एज अ रफ पे ना लेकर इंट्रोडक्शन के नाम पे इसे पे ही बताऊंगी, ठीक है, ताकि आप रिलेट कर सके कि बायोट-सॉर्ट्स लॉ जो है जब निकला तो उसने क्या चीज़ें जो है कहाँ से ली थी. सो हम इंट्रोडक्शन बायोट-सॉर्ट लॉ मैंने पहले लिख दिया. राइट द टाइटल वंस अगेन, बट पहले मैं इधर इंट्रोडक्शन देती हूँ, है ना. इट्स नॉट अ रिविजन बट इट्स एन इंट्रोडक्शन. जब ये हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर ही रहे हैं तो अब क्या हुआ है कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है, दिस इज अ वायर, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है. तो ये एक नाम मैंने आपको बच्चे लिया था फिजिस्ट का, हैंस ओर्स्टेड्स का. हैंस ओर्स्टेड, इन्होंने 1820 में, देखो कितने साल पहले की बात हो रही है, ये 200 साल पहले उन्होंने जो है एक एक्सपेरिमेंट किया था. उन्होंने देखा कि जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर यहाँ जाता है, उसके पास अगर एक मैग्नेटिक निडल रख दी जाए जो कि नॉर्थ एंड साउथ को पॉइंट करती है, तो वो एकदम से डिफ्लेक्ट हो जाती है. फिर उन्होंने क्या किया, इस करंट कैरिंग इस पे वायर के पास करंट की जो डायरेक्शन है उसको उन्होंने बदल दिया. तो उन्होंने देखा कि पहले वो इधर को टर्न हो रहा था, अगली जब जैसे करंट का चेंज किया तो इसकी डिफ्लेक्शन की जो डायरेक्शन थी वो चेंज हो गई. ठीक है, दिस इज अ मैग्नेटिक निडल. कंपास है इनसे. अब ये हो गया क्लियर कि इसके पास कोई ना कोई जो है फील्ड है जो जिसके कोई फोर्स इसके ऊपर एक्ट करता है कि वो डिफ्लेक्ट करती. सेम चीज़ देखी गई जब किसी मैग्नेट के पास आप इसको लेके जाते हैं. सपोज कर लो आपका ये मैग्नेट है और इस मैग्नेट की ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है. तो जैसे साउथ पोल के पास लेके आते हैं तो मैग्नेटिक निडल की ये नॉर्थ उसकी तरफ एक्ट करती है और साउथ उसके ऑपोजिट में रहती है. फिर यहाँ पर अगर एक पॉइंट लगा दें और दोबारा से निडल को ऐसे रखें तो ये निडल इस ढंग से हो जाती है. एंड सो ऑन करते 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 ये बीच में चेंज होके व्हेन इट रीचेस हियर, तो यहाँ इसकी साउथ और ये नॉर्थ, हेड जो इधर और टेल पीछे की तरफ आ जाती है. तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती है. तो सेम यहाँ पर भी ये निडल जो है वो डिफ्लेक्ट होती है. तो ऐसा कहा गया कि यहाँ पर कोई ना कोई ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है, वो हुआ. अब क्या किया कि इन्होंने इसी के पास क्या कर दिया, इस यही करंट कैरिंग कंडक्टर था, आई करंट इसमें फ्लो हो रहा था, यहाँ पर एक चार्ज लेकर आ गए और ये चार्ज रखा रेस्ट पे. तो जब ये चार्ज रेस्ट पे रखा तो इसके ऊपर कोई फोर्स जो है वो नहीं लगता है. और इसी के पास जब एक क्या किया, या अलग से नहीं मैं ड्रॉ कर रही हूँ, चलो कर दिया मैंने. ये चार्ज इसके पास जब चार्ज लाए, ये मोशन में था. तो जब ये मोशन में था, मान लीजिए ये इस तरह से इस तरफ को v वेलोसिटी से, v नॉट वेलोसिटी से जा रहा था. तो जब ये मोशन में था तो ये सीधा जाना चाहिए था, तो सीधा ना जाकर इट बेंड समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ बेंड सा आ गया इसमें. इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई, डिफ्लेक्शन हुआ. द चार्ज वॉज डिफ्लेक्टेड ड्यू टू सम फोर्स. तो ये बात आई और उन्होंने सोचा कि भाई ये ऐसा कैसा फोर्स है कि अगर रेस्ट पे है तो वो जो है कुछ नहीं हुआ, उसको मोशन में है तो फिर वो उसके ऊपर वो फोर्स जो है वो एक्ट करता है. तो अब पहले चैप्टर में हम ये पढ़ चुके थे कि कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है
Q इंटू ई, चाहे वो रेस्ट पर हो और मोशन पे, दोनों में ही हो, ये फोर्स हमेशा एग्जिस्ट करेगा और डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी वो हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में होगी। तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण नहीं है, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता तो रेस्ट वाले पे भी लगता। तो ये कोई और फोर्स है जो कि यहाँ पर लग रहा है। सो एज द चार्ज at rest near current carrying conductor was not experiencing the force, therefore it is not an electric field। ये क्लियर हो गया। तो वो कौन सा जो फोर्स किसके कारण आ रहा है, दैट फोर्स वॉज, सो एज मूविंग चार्ज एक्सपीरियंस द फोर्स, therefore फ्रॉम रिलेशन, कौन सा वाला, ये भी हम पढ़ चुके थे, Fm इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, फील्ड नियर करंट कैरिंग कंडक्टर इज, कौन सा हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। ये आइडिया तो आ गया था, मैग्नेटिक फील्ड। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स देखो 200 साल पहले हो रहे थे और अभी तक आप वही पढ़ने वाले। बायोट-सॉर्ट्स ने क्या कहा था, उसने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में बताया था कि वो कितना स्ट्रेंथ का होगा और उसकी डायरेक्शंस क्या होगी। लेकिन देखो इतने साल पहले ये चीज़ उन्होंने, और हैंस ओर्स्टेड जो थे उन्होंने कर ली थी और ये बता दिया था कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक। ये तो बिल्कुल आप इसको नोट कर लीजिए, दैट करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस, वायर कह लीजिए, प्रोड्यूसेस current carrying wire produces magnetic field around it। ठीक है, ये आपने बिल्कुल मान के रखनी है, ये चीज़ होती है। ठीक है, और आप ये कह सकते हैं कि जो करंट कैरिंग वायर है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। करंट carrying wire behave as magnet। ये सारी बातें जो एक्सपेरिमेंटली देखी गई थी वो ये थी, और यहीं से आपने ये जो फॉर्मूला है आपका मैग्नेटिक फील्ड की, जो बी की वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की, जो इस यूनिट है, आपने वो भी कैलकुलेट मैं पहले ही करा चुकी हूँ, बट स्टिल दिस F वॉज इक्वल टू वॉट, क्यू वी क्रॉस बी। इसके बारे में बहुत बातें की हमने पिछले लेक्चर में, अभी मैं कुछ नहीं बोलने वाली हूँ। यहाँ जो काम की बात है वही देखेंगे। दिस F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है, और ये दिस इज V, दिस इज B, V से B की तरफ अगर जा रहे हैं तो फोर्स इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करता है, क्यू वी बी साइन थीटा। मेरे ख्याल से आप सभी बच्चों को सारी बातें पता हैं। राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से हम ये डायरेक्शन जो है वो निकाल लेते थे। यहाँ B की जो वैल्यू है दैट कैन बी रिटन एज F अपॉन क्यू वी साइन थीटा। जैसे साइन थीटा की तो कोई यूनिट नहीं है, वैसे इसको हम टेस्ला बोलते हैं। ठीक है, ऐसा यूनिट इज टेस्ला। और दिस फोर्स, दिस इज न्यूटन। द चार्ज होता है दैट इज करंट इनटू टाइम, सो आई कैन राइट इनटू
एम्पियर सेकेंड, और वेलोसिटी हो जाता है मीटर पर सेकेंड। तो सेकेंड एंड सेकेंड कट जाएगा। सो टेस्ला इज इक्वल टू न्यूटन एम्पियर मीटर। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। दिस इज SI यूनिट। ठीक है बच्चे, न्यूटन एम्पियर मीटर। अब आते हैं बायोट-सावर्ट्स लॉ। क्या बोला बायोट-सावर्ट्स ने? ये बड़ा अच्छा सा लॉ है। T is silent, बायोट-सावर्ट लॉ, जैसे भी आपने प्रोनाउंसिएट करना है। T is silent। तो ये जो है इस लॉ ने मैग्नीट्यूड दिया है। ये ऐसा नहीं कि करंट पूरा, ये आपके पास कंडक्टर है और उसके पास बता देगा इस पूरी वायर के कारण कितना है। ये पूरी वायर के कारण नहीं बताता, ये सिर्फ छोटे से एलिमेंट के कारण वहां पर पास में कितना मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ को ये देता है। ठीक है, सो इट गिव्स द मैग्नीट्यूड of small magnetic field by a small element dl वेक्टर के फॉर्म है। स्मॉल एलिमेंट ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट भी बोल सकते हैं, ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट ऑफ लेंथ dl। ठीक है, सो जैसे अगर ये आपका वायर है, इसके थ्रू I करंट फ्लो हो रहा है, इसमें एक छोटा सा एलिमेंट dl, ये पॉइंट P है, r डिस्टेंस दूरी पर है। दिस इज r वेक्टर, r डिस्टेंस पर है। ये dl वेक्टर इसकी डायरेक्शन I की डायरेक्शन में ही है। सो इसमें dl इज स्मॉल एलिमेंट of length L in the of length dl है ना, dl small element in the direction of current। क्यों हुआ ये अभी बताती हूँ मैं आपको। इन्होंने कहा था जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो ये अगर करंट इधर को जा रहा है तो इसने डिफ्लेक्शन इधर दी, जब करंट की डायरेक्शन चेंज की तो इसका डिफ्लेक्शन अलग हो गया। इसका मतलब ये डायरेक्शन ऑफ करंट पर भी डिपेंड करता है। तो अब करंट तो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये स्केलर क्वांटिटी है, तो हमें इसकी डायरेक्शन पे क्योंकि डिपेंड कर रही थी, तो इसलिए एक छोटी सी लेंथ ली और उसकी जो डायरेक्शन कौन सी वाली कंसिडर की है, करंट की डायरेक्शन की तरफ वाली डायरेक्शन को कंसिडर किया, इसलिए ये छोटा। एक्सपेरिमेंटली इन्होंने देखा, experimentally it was observed that dB, that is a small intensity of magnetic field at point P near current carrying wire due to small element dl is given as this thing is proportional to dl is किन किन चीज़ों की एक्सपेरिमेंटली इट्स प्रोपोर्शनल टू
स्ट्रेंथ ऑफ करंट, दैट इज आई, कितना करंट फ्लो हो रहा है, जितना ज़्यादा करंट होता था उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है. ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ ऑफ एलिमेंट, लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट, that is dl, proportional to sine of angle between dl and r, that is sine theta, sine of this, इसके प्रोपोर्शनल था. ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू 1/r². ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स आ रहे थे. तो जिसके हिसाब से क्या हो जाएगा, दिस dB वॉज इक्वल टू, इसको एक साथ अगर लिखें तो हम कैसे लिख देंगे, दिस इज इक्वल टू IDL sin theta upon r². दिस वॉज द रिलेशन where theta is this angle, ये एंगल आपका थीटा था. तो दिस इज इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को इक्वल टू में बदलते हैं हम, तो हम हमेशा क्या लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4π IDL sin थीटा अपॉन r². दिस इज dB. ये आपका हुआ स्केलर फॉर्म ऑफ बायट-सॉर्ट्स लॉ. ये आपका स्केलर फॉर्म में अगर आप लिखेंगे इसको तो आप इस तरह से देंगे, right? So this is your scalar form. आप लिख सकते हैं this is a scalar form of बायोट-सावर्ट्स लॉ. ये आपका μ0 अपॉन 4π जो है, μ0 upon 4π, this is the constant of proportionality. इसकी जो वैल्यू है that is always equal to 10⁻⁻⁷ μ0 upon 4π की. Now this is what we have. μ0 जो है that is permeability. This is your permeability, permeability. So of free space, जैसे आप कूलम्स लॉ में एप्सिलॉन 0 पढ़ रहे थे, दैट वाज परमिटिविटी, दिस इज परमिएबिलिटी. परमिटिविटी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को उसके थ्रू पास होने की एबिलिटी होती है. परमिएबिलिटी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो पास होने उसके थ्रू. फ्री, इट्स अ फ्री स्पेस और यू कैन से वैक्यूम. ठीक है, ऐसा ही इसकी आप इस μ0 जो है यू कैन से इट्स μ0 की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 4π इंटू 10⁻⁻⁷. अब इसकी यूनिट अगर आपने लिखनी है तो आप ये जो लिख रहे हैं आप इसकी जगह टेस्ला लगा दीजिए. अगर μ0 को अकेला छोड़ना है, आपका फॉर्मूला क्या आया था, अभी मैं इधर दोबारा से लिख देती हूँ. योर फॉर्मूला वॉज dB इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4π IDL sin थीटा अपॉन r², राइट. तो अब इसमें μ0 की वैल्यू ये है, अब इसकी यूनिट लिखनी है तो μ0 को आप अकेला छोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, dB आएगा, r² उसके साथ चला जाएगा, 4π का तो कोई काम नहीं है, sin थीटा का कोई काम नहीं है, IDL जो है वो नीचे चला जाएगा, इस तरह से आएगा. सो दिस इज व्हाट dB के लिए क्या हो जाएगा, टेस्ला, दिस r दैट इज मीटर स्क्वायर, दिस इज एम्पियर, और दिस dl है दैट इट विल बी इक्वल टू योर मीटर. सो व्हाट इट विल बी टेस्ला, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, टेस्ला मीटर पर एम्पियर. सो दिस इज टेस्ला मीटर पर एम्पियर. आप इसकी यूनिट जो है ऐसे लिख सकते हैं. अगर इसको
टेस्ला को अपने वेबर के फॉर्म में लिखना है वो भी लिख सकते हैं। एक चीज़ आपको याद रखनी है, दैट आपने पहले पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, यहीं लिख देती हूँ मैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स आगे हम पढ़ेंगे सारी चीज़, मैग्नेटिक फ्लक्स भी, दैट वाज E into A हम लिखते थे ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस। सो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? दैट विल बी B डॉट A। सो दिस फ्लक्स इज गिवन इन वेबर, ये टेस्ला, ये एरिया हो गया। सो व्हाट इट विल बी, एरिया इज इन मीटर स्क्वायर। सो दिस, अगर आपको टेस्ला ही लिखना है तो टेस्ला कैन बी रिटन एज वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसको अगर टेस्ला को वेबर के टर्म्स में भी लिखोगे तो क्या लिख सकते हो आप? वेबर पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर एम्पियर इनवर्स। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? वेबर पर मीटर पर एम्पियर। तो चाहे आप इसको ये यूनिट में लिखिए, चाहे आप ये लिखिए, बात ये इसकी जो यूनिट है, आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिट्स, है ना। सो दिस टेस्ला मीटर पर एम्पियर और वेबर मीटर इनवर्स पर एम्पियर, ये सारी जो डायमेंशनल फार्मूलाज होती हैं आपको याद होनी चाहिए और ये आपके रजिस्टर्स में फ्रंट पेज पे लिखी भी होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी की सारी जो है आपको ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें 1 मार्क में दे देते हैं करने के लिए, ठीक है। अब ये तो हुआ आपका दैट इज अ स्केलर फॉर्म। अब हम आ जाते हैं कि हमने देखना है कि वेक्टर फॉर्म में क्या होता है इसका। सो लेट्स सी द वेक्टर फॉर्म, क्योंकि डायरेक्शन भी चाहिए है। वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट्स लॉ, कई बार अपॉस्ट्रोफी एस भी लिख सकते हैं, बायोट, कई बार नहीं भी लिखा होता है इसमें, ठीक है। बायोट-सावर्ट्स लॉ, दिस इज व्हाट इन द वेक्टर फॉर्म विल सी, एंड इसमें क्या लिखा है? सावर्ट्स, ठीक है, ओके। अब वेक्टर फॉर्म में देखते हैं कि क्या होता है। तो अब क्योंकि इसमें हम देख रहे थे करंट ऑफ की डायरेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, तो इसीलिए, लेकिन करंट तो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी एज्यूम की गई जो कि डीएल वेक्टर से रिप्रेजेंट करी। तो ये लेंथ ऑफ द एलिमेंट जो है, अगर मान लीजिए इफ डीएल वेक्टर जो है इज द लेंथ ऑफ एलिमेंट directed in the direction of current, ये important था, इसको ऐसे लिया, ठीक है। and r vector is displacement vector of point P from the wire या from the current carrying conductor बोलो, वायर बोलो, एक ही बात है, ठीक है। ये बेसिक r इज द डिस्टेंस, r वेक्टर लिया है, तो db वेक्टर जो होगा, देन db वेक्टर विल बी इक्वल टू μ0/4 pi IDL vector cross r cap vector divided by r square. This dl sin theta जो है, because dl sin theta that is equal to dl vector cross r cap. This is, if you see the diagram, r cap क्या है? It's a unit vector, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया। दिस इज द डायग्राम, आर वेक्टर इधर है तो यूनिट आर कैप जो होगा इसी की डायरेक्शन में इधर को होगा, इसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी।
तो इसीलिए वो आप इसको डी एल साइन थीटा, यानी डी एल साइन थीटा को आप क्या लिख सकते थे, दिस कैन बी रिटन एज डी एल इंटू 1 इंटू साइन थीटा। 1 इज व्हाट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस आर कैप, इसको डी एल वैक्टर, तो फिर डी एल वैक्टर क्रॉस आर कैप इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ दिस आर कैप जो है आपने यहाँ लिख दिया, आर कैप होता क्या है, दिस इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल वैक्टर क्रॉस, दिस इज आर कैप इज इक्वल टू आर वैक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वैक्टर, दिस इज व्हाट वी हैव। तो अगर आप ये ले रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे आर वैक्टर डिवाइडेड बाय आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन आर स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, सो दिस इज योर वैक्टर फॉर्म। आप इसको सॉल्व करके भी देख लो, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, देखो अगर मैं इसको उल्टा लेके चलती हूँ, आई टेक दिस एज म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल इंटू आर साइन थीटा, है ना, डी एल क्रॉस आर वैक्टर है, सो डी एल मैग्नीट्यूड ऑफ डी एल वैक्टर आर वैक्टर और साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन देम डिवाइडेड बाय आर क्यूब, यहाँ से एक कट जाएगा तो और यहाँ स्क्वायर बच जाएगा, तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर आ गया स्केलर फॉर्म, ठीक है। फिर मैं ये वेक्टर फॉर्म में आप इसको इस तरह से लिखेंगे। अब डायरेक्शन, अब जब वेक्टर फॉर्म देख ही लिया है तो डायरेक्शन की बात भी देखते हैं क्या है। सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डीबी वैक्टर, डायरेक्शन ऑफ डीबी वैक्टर जो है वो कैसे होगा, तो इसमें ये डी एल क्रॉस आर वैक्टर जो है, ये डीबी की जो डायरेक्शन होगी, डीबी वैक्टर विल बी इन दी डायरेक्शन ऑफ डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट इसके क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन पे होगा। तो अगर आपका ये कोई भी प्लेन है तो क्रॉस प्रोडक्ट में आपने 11th में पढ़ा हुआ है, इफ दिस इज योर ये वायर है, ये आपका डीएल वेक्टर है, ये आपका आर वेक्टर है, इनके बीच में एंगल थीटा है, ये प्लेन ऑफ पेपर में है, तो डीएल से आर की तरफ, तो जहां थंब राइट हैंड थंब रूल लो या स्क्रू, दो रूल्स हमने पढ़े थे, राइट हैंड स्क्रू रूल, ये थोड़ा सा बच्चों को लगता है डिफिकल्ट सा। स्क्रू रूल है कुछ नहीं है, जहां पर दोनों वेक्टर्स के टेल मिल रहे हैं उनको जोड़ दीजिए और उसके ऊपर आप स्क्रू को रखो, ठीक है। अब आप हेड को मुड़ना शुरू करो, ठीक है, एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ। तो अगर मान लो मैंने ये हेड यहाँ रखा है, इसका ये मैंने यहाँ रखा है, ठीक है, ये मेरे स्क्रू का हेड है। अब मैं इसको ऐसे घुमा रही हूँ। अब इसको देखो मैं कैसे बताऊँ आपको, ये लीजिए, ये दिख रहा है आपको, मेरा स्क्रू ऐसे रख दिया। अब यहाँ पर ये मेरा मान लीजिए एक वेक्टर है, ये मेरा दूसरा वेक्टर है, दो वेक्टर्स हो गए। इधर दोनों वेक्टर्स पे ये मेरा आर वेक्टर है, ये मान लीजिए मेरा डीएल वेक्टर है, दोनों पेपर ऑफ के प्लेन पे। तो मैंने यहाँ पर ये इसकी स्क्रू रखी, स्क्रू की टिप यहाँ पे रख दी और अब मैं इसके हेड को घुमाना शुरू करूँगी, ठीक है। मेरी स्क्रू की हेड कैसी घूम रही हुई दिख रही है आपको, ये स्क्रू की हेड देखो ऐसे, आप देखो आपको दिख रही है ना, यू कैन सी। तो अगर ये ऐसे जा रही है तो ये डीएल से आर की वेक्टर की तरफ को जा रही है ना। तो जब ये इस तरफ को जा रही है तो मेरा ये जो स्क्रू है, जब आप इसको ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, देखो मैंने पकड़ के घुमा रही हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मेरी पिन कहाँ जा रही है, आगे को जा रही है। डायरेक्शन ऑफ द टिप इज गोइंग टू गिव, तो जो फील्ड होगा यहाँ पर दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन समवेयर हियर लाइक दिस। दूसरी बात, अगर राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से ये ज्यादा अच्छा है कि अगर आप राइट हैंड थंब रूल, इसको या आप पाम रूल बोलना चाहें, तो
तो राइट हैंड थंब रूल जो है ज़्यादा अच्छा रहेगा, थंब रूल। इसमें क्या है, आपने DL से R की तरफ, देखो मेरी उंगलियां DL से R की तरफ जा रही हैं, DL इधर है और R इधर है, मेरी उंगली ऐसे DL से होती हुई R की तरफ, तो मेरा थंब कहाँ जा रहा है, ऐसे। सो दिस इज द डायरेक्ट, और परपेंडिकुलर इसके, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री पर ये आपका जो DB वेक्टर होगा दैट इट विल गो लाइक दिस। ये नॉर्मल होगा इसके राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से, नॉर्मल टू द प्लेन विच इज कंटेनिंग द DB वेक्टर विल गो हियर, ऐसे जा रहा है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, तो यहाँ पर ये ऐसे क्रॉस। अगर यही पॉइंट मैं दूसरी तरफ लेती, मैं आगे लूंगी कुछ केसेस, अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ, पर तो दिस राइट हैंड थंब रूल जो है उसके हिसाब से द डायरेक्शन, दिस इज अ पॉइंट P, DB विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ DL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर, दैट इज डायरेक्शन of DB vector is perpendicular to plane having DL vector and R vector, इसके perpendicular डायरेक्शन पे आपकी ये होगी, ठीक है। अब मैं थोड़े से आपको केसेस देती हूँ, इससे आपकी थोड़े कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। फ्रेश पेज लेते हैं डायरेक्शंस के लिए। जैसे मान लीजिए आपका ये है, गिव द डायरेक्शन ऑफ इन द फॉलोइंग केसेस, क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं, गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड due to near magnetic field near a current carrying wire। आपको मैं एक वायर देती हूँ, दिस इज द वायर, पहला केस, ये डायरेक्शन है करंट की, इस पॉइंट पे भी निकालना है, इस पॉइंट पे भी निकालना है, दिस इज पॉइंट, इधर को लेते हैं P1, इधर लेते हैं P2, B लेंगे, ये सेम वायर है, डायरेक्शन ऑफ करंट बदल दी, यहाँ पे भी बताओ P1 पे और P2 पे भी बताओ क्या होगा। फिर थोड़ा सा C एक और लेते हैं, यहाँ मैं थोड़ा तिरछा से रख रही हूँ, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, P1 ऊपर है, P2 नीचे है, फिर ऐसे ही तिरछी रखी है मैंने जान के, और करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, P1 इधर है, P2 इधर है। आपको सिर्फ ये देखना है यहाँ पर क्या डायरेक्शंस है, ठीक है, आपको फील्ड की डायरेक्शंस बतानी है। फिर ये हो गया आपका D, ठीक है, एक लेते हैं E, ये करंट ऐसे निकल रहा है, ऐसे जब डॉट लगाया है तो डॉट का मतलब है करंट इज कमिंग आउट, ऐसे पेपर के इसमें से जो तार है इस शीट में से ऐसे निकल के, ये तार है ऐसे निकल के आ रही है और करंट ऊपर की तरफ को जा रहा है, करंट ऊपर, ये ऐसा नहीं है डॉट हमेशा ही, मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा लगा है तो ये बताता है फील्ड इज गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ये डायरेक्शन बताता है, ठीक है, इनटू प्लेन डायरेक्शन इनटू प्लेन ऑफ पेपर, और डॉट लगा हुआ है देन दैट इट्स अ डायरेक्शन ऑफ कमिंग आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, ये चीजें हैं, अंदर जा रहा तो क्रॉस, अब ये ऐसा डॉट लगाया, दिस इज द डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन है, और यहाँ पर एक F ले लेते हैं, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे दी हुई है, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। अब आपको इसके पास यहाँ कहीं पे भी ये पॉइंट है, यहाँ आपको बताना है कि क्या फील्ड है, ये एक है, इसके भी यहाँ पर एक पॉइंट है, इधर भी अगर दो लेना चाहो तो आई कैन टेक 2 ऑल्सो, मान लो कि ये पॉइंट और एक इस तरफ को कोई पॉइंट है, दिस इज P1, दिस इज P2, यहाँ पे भी ऐसे कुछ,
दिस इज P1, दिस इज P2, हर जगह मैंने P1 P2 हर पॉसिबल। अब इसके बाद आपको कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए डायरेक्शन कैसे लेते हैं। क्या बोला मैंने, राइट हैंड थंब रूल। आप राइट हैंड लीजिए अपना और आप अंगूठे को इसमें करंट की डायरेक्शन पे लगा दीजिए। ठीक है, मैंने राइट हैंड का करंट देखो, पहला क्वेश्चन जो दे कर रहे हैं ऐसे जा रहा है करंट। इसके साथ आप लोग भी अपनी कॉपी पे ऐसे अंगूठा लगा दो। ठीक है, उंगलियों को मोड़ो, ऐसे उंगलियां, तो मेरी उंगलियां अंदर जा रही हैं, P2 पॉइंट पे अंदर जा रही है और P1 पे बाहर को आ रही है ना। डायरेक्शन ऑफ थंब नहीं मैं चेंज कर सकती, जो करंट की डायरेक्शन है वही रहेगी। ये सारी करंट की डायरेक्शंस है। यहाँ तो दिख रही है क्योंकि वायर प्लेन ऑफ पेपर पे है। इस वाले में नहीं दिख रही क्योंकि इसमें से जो तार है वो ऐसे निकल के आ रही है। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये है, करंट इज कमिंग लाइक दिस। अगर ये करंट कैसी आ रही है तो देखो, अब अगर अब ऐसे करंट जा रहा है तो मेरी उंगलियां कैसे जा रही है, ऐसे, और यहाँ से कैसे हो रही है, निकल के आ रही है। आपने यही देखना, अगर ऐसे जा रही है मतलब अंदर को गई, ऐसे आ रही है तो बाहर को आएंगी और जाए। ठीक है, सो अब ये वाली चीज़ है। अगर यहाँ पर आप ये आपने थंब रखा है ऐसे और यहाँ से उंगलियाँ घुमा रहे हैं तो आप इन उंगलियों को देखो, मेरी उंगलियाँ नीचे को जा रही हैं। इफ ऐसे उंगली रखती हूँ तो P2 पॉइंट में मेरी उंगलियाँ नीचे जा रही हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, DB इज इनवर्ड। कैसा आएगा, दिस पॉइंट विल बी क्रॉस। यहाँ पर जब मैं कर रही हूँ मेरी उंगलियां वैसी हैं, पर मैं ऐसे करती हूँ तो मेरी उंगलियां बाहर को आ रही है ना, बाहर की तरफ को आ रही है। तो यहाँ जो होगा, इट विल बी, द फील विल बी, DB जो है इज आउटवर्ड। क्लियर, उंगलियों के अब ये इसमें देखो, यहाँ करंट ऐसे था, अब करंट उल्टा हो गया, ऐसा हो गया, मेरा अंगूठा नीचे को हो गया। अब देखो P1 पॉइंट पे अंदर जा रही है और P2 पे वो अंगूठा मैं चेंज नहीं कर सकती ना, P2 पे मेरी उंगलियां बाहर को निकल के आ रही हैं। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड, और ये देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट पे अंगूठा रखना है, मेरी उंगलियां कहाँ जा रही है, इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड। जहां इनवर्ड होगा वहां पर क्या आ जाएगा, क्रॉस। जहां आउटवर्ड है वहां पर क्या हो जाएगा, डॉट। ठीक है, इधर वाले में देखिए राइट हैंड, ये मेरा थंब, दिस इज सी, अंगूठा मैंने रख दिया तार के हिसाब से। अब मैं उंगलियां मोड़ूंगी, यहाँ मैं उंगली मोड़ती हूँ P2 पे तो मेरी उंगलियां अंदर जा रही हैं, P1 पे मेरी उंगलियां क्या हो रही हैं, बाहर निकल के आ रही हैं। तो यहाँ जो फील्ड होगा वो अंदर जाएगा, यहाँ जो फील्ड होगा वो बाहर को आएगा। तो आई राइट हियर एज, ये हो जाएगा फील्ड इनवर्ड और ये फील्ड आउटवर्ड। इनवर्ड होता है तो क्या कर देते हैं हम इसको क्रॉस, इनवर्ड आउटवर्ड होता है तो डॉट। अब इस वाले में देखो, ये अंगूठे की तरफ मेरा लग गया, करंट की डायरेक्शन में मैंने अंगूठा लगाया, मेरी उंगलियां अंदर जा रही है, P1 पे अंदर जा रही है और P2 से बाहर निकल रही है। तो P1 में अंदर जा रही है, यानी यहाँ पर क्या हो गया, फील्ड इनवर्ड और यहाँ फील्ड आउटवर्ड। इनवर्ड है तो क्रॉस, आउटवर्ड है तो डॉट। अब ये यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट ये हो गया कि ऐसे जा रहा है, करंट इज गोइंग लाइक दिस, तो मेरा अंगूठा ऐसे आएगा क्योंकि पेपर में से निकल के आ रहा है करंट, तो मेरी उंगलियां ऐसी हो गई। आप देखो इस पॉइंट पे मेरी उंगली ऐसे जा रही है, तो जिस डायरेक्शन में मेरी उंगलियां जा रही हैं उसी डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। और कैसा है, इस करंट के साथ कैसा होगा, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी, दिस इज, इफ R इज द डिस्टेंस यहाँ पे, दिस इज योर DB की डायरेक्शन। तो ये इनवर्ड, ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉस। अब ऐसे आया, यहाँ पे मेरी उंगलियां देखो, करंट ऊपर जा रहा है, ऐसे ही रखा था ना हमने करंट, दिस इज द करंट कैरिंग कंडक्टर, प्लेन से निकल के ऐसे तार जा रही थी। अब मेरी उंगलियां कैसी आ रही है, P पॉइंट पे देखिए, इस तरफ को आ रही है, तो दैट मीन्स DB इज आउटवर्ड।
DB इज आउटवर्ड, ये इधर पे डॉट से करेंगे और ये हमेशा कैसी होगी, 90 डिग्री पे होगी। ये वाला इसमें क्या हो रहा है, द करंट इज गोइंग लाइक दिस। आप देखो P2 पे मेरी बाहर को आ रही है ना, और इधर P1 पे मेरी उंगलियां अंदर को जा रही हैं। यहाँ ये इनवर्ड हो जाएगा और यहाँ ये आउटवर्ड हो जाएगा। यहाँ इनवर्ड, यहाँ क्रॉस हो जाएगा और यहाँ पे डॉट। सो इट्स कमिंग लाइक दिस, DB ये 90 डिग्री, ये इधर से इधर, DB ये आपका इनवर्ड और ये आपका आउटवर्ड। इसकी आप प्रैक्टिस करिए, तभी आपको पता लगेगा कि उंगलियां, सिर्फ आपने क्या करना है, राइट हैंड है आपका, इसकी जो अंगूठा है ये किसकी डायरेक्शन में रखना है, करंट की डायरेक्शन में रखना है, और वहां से आपने कर्ल ऑफ द फिंगर से आपको पता लग जाएगा। ये तो है ही। यहाँ पर जबकि हम जब पढ़ रहे थे तो मैंने आपसे कहा कि दिस ये DL एंड R, इसके टर्म्स में भी आप ये देख सकते हैं, DL से R की तरफ उंगलियां जाएंगी तो थंब देगा डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, ठीक है। और अगर सिर्फ करंट कैरिंग कंडक्टर दिस इज राइट हैंड थंब रूल ये। और ये जो यहाँ पर मैं जब बता रही हूँ आपको, तो और इजी वे में करके बता रही हूँ कि आपको अगर करंट की डायरेक्शन ले लेनी है, यू डिसाइड राइट हैंड थंब रूल। एक और बात कहता है कि अगर आप थंब को किसकी डायरेक्शन में बता रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में बता रहे हैं, तो ये जो कर्ल है फिंगर्स का वो बताता है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सो एक्चुअल में जब क्या होता है, यहाँ पर अगर आप आगे भी पढ़ेंगे तो ये जो ऐसे कर्ल ऑफ द फिंगर है, ये आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बताएगा। अगर ऐसे करंट जा रहा है तो ये इस तरह से आ रही है, और यहाँ पे जब टेंजेंट बनाओगे ये अंदर की तरफ जा रही है, इनवर्ड होगी, ये बाहर की तरफ आ रही है, ये आउटवर्ड होगी। इस वाले में क्या हो गया, उल्टा। मेरी उंगलियां जो हैं, अगर इधर देखो आप, मैं ऐसे ड्रॉ करूँ सर्कल, तो मेरी उंगलियां देखो कैसी हैं, करंट ऐसे जा रहा है, मेरी उंगलियां ऐसे जा रही हैं, इस तरह से मुड़ रही है मेरी उंगलियां। तो यहाँ पर बाहर की तरफ निकल रहा है तो आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड, फील्ड इज इनवर्ड। यही एक तरीका होता है, इससे हम निकाल सकते हैं ये सारी डायरेक्शंस को। अब हम करने वाले हैं एक और डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट इसमें, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड नियर अ पॉइंट या नियर अ वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ के पास कोई पॉइंट है। चलिए वो चाहे हम अगले लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में बायोट-सॉर्ट्स लॉ क्लियर हो गया आप लोगों को। अब इसमें एक डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, वो मैं ले लेती हूँ। विल सी दैट इन द नेक्स्ट चैप्टर, उसी के न्यूमेरिकल्स भी मैं उसी में लूँगी। तो अब इसमें जो मेन चीज़ आपको एक डिफरेंस मैंने आपको बताना है कि आपने पहले जो है फर्स्ट चैप्टर में कूलम्स लॉ पढ़ा था, है ना, ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपने बायोट-सॉर्ट्स लॉ पढ़ा। तो अब हम इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्या डिफरेंसेस हैं आपके। उसके बाद अगर थोड़ा टाइम और बचता है तो आई टेक सम न्यूमेरिकल। नाउ इफ इट इज योर, एक मैंने कहा आपको, अगर बायोट लॉ एंड कूलम लॉ, कूलम्स लॉ से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में होता था वो, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। बायोट-सॉर्ट्स में मैग्नेटिक फील्ड है। सो इसमें जो बायोट-सॉर्ट्स के लॉ के हिसाब से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो करंट एलिमेंट के कारण हो रहा है, ठीक है। इसकी जो स्टेटमेंट है दिस, ये जो बायोट-सॉर्ट्स लॉ स्टेटमेंट दे रहा था, दैट वाज गिविंग एस DB इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन, और वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें, म्यू 0 अपॉन 4 पाई IDL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर डिवाइडेड बाय योर R क्यूब। दिस इज व्हाट यू यूज्ड टू राइट। और अगर इसमें लिखते थे तो आप जो फोर्स एग्जिस्ट करता था, कूलम्स लॉ जब ओबे करते थे, तो कूलम्स लॉ में आपको जो यू यूज टू फाइंड दी
फोर्स या जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस होता था उसमें फील्ड इज जो फोर्स है, अभी आपने इतनी बार पढ़ा कि जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू क्यू इंटू ई, सो ई इज इक्वल टू वॉट एफ अपॉन क्यू, इस तरह से ही निकालते हैं। तो जो कूलम्स लॉ में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकाल रहे थे तो आप वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड करते थे तो आप उसमें क्या कर दोगे, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय द चार्ज, जो भी आपका है दूसरा चार्ज टेस्ट चार्ज है, तो सोर्स चार्ज अकेला रह जाता था और यहाँ पे आर कैप आप डायरेक्शन के लिए दे देते थे, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है यहाँ पर जो सोर्स है इसका वो कौन होता था, एक स्केलर क्वांटिटी होती थी। इफ यू राइट हियर दैट दिस इज ई वेक्टर, अगर आप लिख रहे हैं देन दैट इज इक्वल टू कूलम्स लॉ के हिसाब से एफ अपॉन द टेस्ट चार्ज। So this was equal to what, 1/4 pi epsilon 0 Q, this was the test charge was there, source charge was there, upon r square divided by the test charge। वो टेस्ट चार्ज कट जाता था एंड इफ यू सी द डायरेक्शन की बात करेंगे तो हम आर कैप लगा देते हैं उसी डायरेक्शन में। सो दिस इज व्हाट यू हैव। तो यहाँ पे जो ये तो जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए दिया, ये पॉइंट आप नहीं भी लिखेंगे। पहला पॉइंट जो आप लिखोगे यहाँ पर कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, इसमें बायोट-सावर्ट्स लॉ में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है दैट इज गिवन बाय द वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर सोर्स के द्वारा है। वो कौन है, करंट एलिमेंट आइडियल वेक्टर। सो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड by Biot-Savart's law is due to वेक्टर सोर्स। कौन सा वेक्टर सोर्स है, दैट इज करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट क्या है, दिस आइडियल वेक्टर, दिस इज अ करंट एलिमेंट। इसके कारण है यहाँ पे जो कूलम्स लॉ से जो फील्ड जनरेट हुआ दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय कूलम्स law is due to, ये कौन है, वेक्टर सोर्स है, is due to scalar source that is charge। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड है करंट एलिमेंट के वो परपेंडिकुलर है टू द प्लेन कंटेनिंग द करंट एलिमेंट एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसके परपेंडिकुलर होगा ये, है ना। हम बी वेक्टर से डीएल से आर की तरफ करते थे, बी जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दे देते थे। सो द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing current element ideal vector and the displacement vector। इसके परपेंडिकुलर में होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द, वो जो पॉइंट जो ज्वाइन कर रहा है सोर्स चार्ज से उसी डायरेक्शन में होगा। Electrostatic field is along the displacement vector joining the source charge and the point
P वेयर फील्ड हम लोग मेजर कर रहे हैं, पॉइंट P वेयर फील्ड इज मेजर्ड। ठीक है, जो बायोट-सॉर्ट्स लॉ है ये डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड। दिस बायोट-सॉर्ट्स लॉ जो है एंगल डिपेंडेंट है, कूलम्स लॉ में कोई एंगल के ऊपर वो डिपेंड नहीं होता है ना। दिस इज व्हाट, एक और पॉइंट है हमारा, उसमें साइन थीटा वाली बात आई थी, इसमें से कोई एंगल की बात जो हम नहीं करते हैं। सो बायोट-सॉर्ट्स लॉ इज एंगल डिपेंडेंट। और वो एंगल किस किस के बीच में है? एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड दिस पोजीशन वेक्टर। इसमें ऐसा कोई भी जो कूल, इट इज एंगल इंडिपेंडेंट। और एक पॉइंट हम बोल सकते हैं कि इसमें जो है हम लोग परमेबिलिटी को लेते हैं, इसमें हम परमिटिविटी को लेते हैं। दिस लॉ टेक्स इनटू अकाउंट्स the permeability permeability of free space, that is μ0। और ये जो है this law takes into accounts the permittivity of free space, that is एप्सिलॉन 0, है ना। एप्सिलॉन 0 को ये लेते हैं। अब एक मान ले इक्वेशन और ले लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे मतलब अगर निकालनी है कि करंट कैरिंग कंडक्टर है, दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें आई करंट जा रहा है, तो इसके ऊपर ही जो पॉइंट है P, जो पॉइंट है, इफ P इज अ पॉइंट ऑन द वायर कैरिंग करंट, P is a point on the current, then what is the value of magnetic field at P? P point पर magnetic field जो है वो क्या होगा? तो हमको कैसे करेंगे? According to बायोट-सॉर्ट्स लॉ, क्या फॉर्मूला पढ़ाया था अभी? dB इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है ना। सो अब पॉइंट P जो है वो कहाँ पे? कंडक्टर के ऊपर ही है, इधर ही है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? एज P इज ऑन द कंडक्टर, therefore theta is equal to 0 degree, which implies dB is equal to 0. So magnetic field on the conductor will be 0. अगर वो उसी के ऊपर है, फुटे से दूर होता है तो फिर हम वो एंगल देखते हैं कितना एंगल है, तो साइन थीटा उस एंगल के ऊपर वो वैल्यू जो डिपेंड करती है। सो विद दिस द लेक्चर इज ओवर। कल हम जो है पढ़ेंगे कि अगर एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर है और इनफाइनाइट लेंथ की है, तो उसके पास जो है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है उसकी कैलकुलेशन करेंगे। फिर कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे उसमें।
So till then, revise whatever I have taught you in this lecture. Thank you and have a nice day. Please, बार बार मैं आपको कहती हूँ, जितनी बार आप वीडियो को सुनेंगे आपको उतना ज़्यादा चीज़ें नहीं पता चलेगी। पहली बारी में कई चीज़ें हम स्किप कर जाते हैं। हर चीज़ जो मैं लिखती हूँ वो मैं बोल रही हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं। कई चीज़ें मैं बोल देती हूँ बट आई डोंट राइट देम, नोट्स पे नहीं होती हैं। इसलिए आपको ये वीडियो सुनना बहुत बहुत ज़रूरी है। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।